हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ योर क्लास 11। तो आज से शुरुआत हो रही है हमारे क्लास 11th की। तो आप स्टूडेंट हैं जेई और नीट के, और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए सेम रहेगा। तो शुरुआत में क्या होता है, केमिस्ट्री का भी टीचर और फिजिक्स का भी टीचर सेम ही चीजें, सेम ही बेसिक से स्टार्ट करता है, क्योंकि बच्चे 9th और 10th से पढ़ के आते हैं। उनको कुछ फंडामेंटल्स को सबसे पहले हम सिखाते हैं। वो फंडामेंटल्स क्या होते हैं? वो फंडामेंटल्स होते हैं जैसे प्रेशर का नॉलेज, टेम्परेचर का नॉलेज, वॉल्यूम का नॉलेज, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको हम सिखाते हैं। तो केमिस्ट्री में भी सिखाया जाता है और फिजिक्स में भी सिखाया जाता है। स्कूल लेवल पे अगर आप पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो स्कूल में भी इनका रोल होता है। तो आज की क्लास हम जब शुरू कर रहे होंगे तो इन्हीं चीजों से स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूँ। तो आप अपनी किसी भी नोटबुक में ये स्टार्टिंग का टॉपिक लिख सकते हैं, फिर उसके आगे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से स्टार्ट कर रहे होंगे जेई नीट के लिए, राइट। अब आपको पढ़ाई कैसे करनी होती है? तो पढ़ाई कैसे करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं जो भी मैं सिखाऊंगा। उसके बाद एक प्रैक्टिस नोटबुक बनानी है जिसमें आपको मॉड्यूल, वर्कशीट्स, उनके क्वेश्चंस करने हैं। फिर आपको एक नोटबुक कह सकते हो, या आप A4 शीट पर शॉर्ट नोट्स पैरेलली बना सकते हो। वो मैं पैरेलली आपको क्लासेस में या वीडियो लेक्चर्स में सिखाता जाऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन आज की क्लास में पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट द जर्नी, एंड टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर। तो स्टार्ट कर रहे होंगे कुछ बेसिक चीजों से, पूरा मन लगा के सीखिएगा। आपको हर एक चीज सिखाऊंगा मैं, बहुत ही बेसिक से लेकर के और एक बहुत ही अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जैसे ऐसे होता है ना, क्लास शुरू करते हैं कि भाई टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो ये हमें क्या बताता है? टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस और बॉडी। कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस या किसी भी बॉडी। ये हमें हॉटनेस या फिर कोल्डनेस के बारे में बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या ठंडा है। वो हम किस फिजिकल क्वांटिटी से बताते हैं? टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर किसी भी यूनिट में करते हैं। तो सबसे पहले हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक एसआई यूनिट होता है। तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है वो है केल्विन। क्या है? केल्विन। लेकिन टेम्परेचर के अदर यूनिट्स भी होते हैं। आप अच्छे से आराम से, जब आपको समझ में आए तो नोट्स बनाते जाइएगा, समझ में नहीं आए तो आपको सुनना है, सीखना है। अदर यूनिट्स क्या होती हैं? जैसे कि डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखते हैं, और भी एडवांस यूनिट्स होती है, बट हमारे सिलेबस में केल्विन, सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द यूनिट्स दैट वी यूज। तो केल्विन इसकी एसआई यूनिट है। तो केमिस्ट्री या फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हम किस में यूज करते हैं? केल्विन में वैल्यू डालते हैं। अब हमें यह भी आना चाहिए कि इस, अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है या केल्विन में दिया है या फ़ारेनहाइट में दिया है, तो इनको इंटरचेंज कैसे करते हैं? तो सबसे पहला इंटरचेंज, अगर हमें सेल्सियस में दिया है, केल्विन में निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस की जो भी वैल्यू होती है उसमें 273.15, बट हम जनरली 273 ही ऐड करते हैं। 273 ऐड कर लेते हैं तो केल्विन में वैल्यू आ जाती है। अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें 1.8 का मल्टीप्लाई करना होता है किसमें? सेल्सियस में। जो भी सेल्सियस की वैल्यू, लेट से वैल्यू सी, और 32 ऐड करना। ठीक, ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है। तीसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी होती है, अगर हम समझदार हैं तो देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये तो हमें बेसिक 9th-10th में भी कभी ना कभी पढ़ाया गया होगा। हम एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर मैं सेल्सियस को 1 बढ़ाऊंगा तो इस 273 है, मगर एक वैल्यू डाला तो कितना है? 274। इसको 5 बढ़ाया तो ये भी आंसर 5 बढ़ जाएगा। जैसे अगर अपना टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो आंसर केल्विन का क्या आएगा? 283। कॉमन सेंस, 10 ऐड करना है 273 में, 10 से और 5 बढ़ाया तो 288 हो जाएगा। मतलब क्या है, जितना सेल्सियस बढ़ाते हैं उतना केल्विन बढ़ता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, कई बार हमारे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है। डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। स्क्रीन हैंग कर गया।
तो चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर जिसको सिंपली हम डेल्टा टी बोलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी अगर चाहे हम केल्विन में लिखें और चाहे हम सेल्सियस में लिखें, सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है। जैसे अगर हमने बोला टेम्परेचर 30 से 50 हो गया तो हम केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, भले ही फॉर्मूले में हम एसआई यूनिट केल्विन यूज करते हैं। 30 से 50 जा रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन भी 20 होगा और सेल्सियस में भी 20 होगा, तो क्यों कन्वर्ट करना, डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। हाँ, लेकिन फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं होता। फ़ारेनहाइट में देखो ये 32 तो कांस्टेंट है, एक बढ़ाओगे ना तो 1.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो बढ़ाओगे तो 1.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो चेंज होता है फ़ारेनहाइट में, फोर्थ चीज जो हमें यहाँ सीखनी है, अगर हमसे कोई पूछे कि फ़ारेनहाइट में चेंज कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट के अंदर अगर हमें चेंज निकालना है डेल्टा टी इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कितना होगा 1.8 टाइम्स 1.8 टाइम्स डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, है ना। जैसे किसी ने बोला कि 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ तो फ़ारेनहाइट के स्केल पर कितना चेंज होगा 9 का, क्योंकि 1.8 इंटू 5। बहुत बेसिक बात है जो मैं आप यहाँ से, तो यहाँ जो मल्टीप्लायर होता है चेंज उससे डिसाइड होता है, बाकी हम पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सर कैसे पुट करते हैं, एक दो एग्जांपल कराइए। जैसे एक एग्जांपल फेमस ले लेते हैं पानी का, तो पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे आइस का फॉर्मेशन सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है सेल्सियस स्केल में। आइस से फिर क्या बनता है, वाटर। अरे हाँ ना, वाटर से फिर क्या बनता है, वेपर या बॉइलिंग पॉइंट कह लो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये ट्रांजिशन कब होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ये ट्रांजिशन कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। केल्विन में 273 ऐड कर दो, तो 0 में 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन, और यहाँ पे 273 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन। आसान है। हाँ, अब फ़ारेनहाइट में करना होता है तो 1.8 का मल्टीप्लाई करेंगे सेल्सियस में और 32 ऐड कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो गया अपना आंसर 32, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर हम 100 रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो 1.8 इंटू 100 कितना होगा 180, 180 प्लस 32 कितना होगा 212। तो आज से एक चीज याद रखें, पानी फ्रीज होता है ना, या आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 273 केल्विन पर या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। बहुत सिंपल तरीके से हमें पता रहेगा। बॉयल कहाँ होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, एक सवाल और करके बताओ कि अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे ना फीवर है 104 डिग्री का फ़ारेनहाइट, फीवर फ़ारेनहाइट में ही मेजर होता है, राइट। तो आपसे पूछा जाए बॉडी टेम्परेचर क्या है, 104, ऐसा मत समझना बहुत बड़ा टेम्परेचर, वो फ़ारेनहाइट में इसलिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कितना होता है 35 के आसपास। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा फीवर माना जाता है ना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मीनिंग क्या होगा, आप क्या समझ रहे हो, कितना होगा आपका बॉडी टेम्परेचर, जरा कैलकुलेट करो। सर कैसे करेंगे, अरे फॉर्मूला पता है ना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन ये पता है, यहाँ से इस फॉर्मूले में डालो। इस फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना है गाइस 104, 104, 1.8 टाइम्स सेल्सियस प्लस 32, तो 32 इधर आके माइनस होगा तो 72, 32 इधर आके माइनस होगा कितना होगा 72, और 72 में 1.8 का डिवाइड मारेंगे कितना आएगा 40 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। देखो है ना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी का टेम्परेचर है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि यार 104 डिग्री का फीवर काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें तो आदत सेल्सियस में फील करने की है ना। तो नॉर्मल सिचुएशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर
35 के आसपास ही रहता है, 35 के आसपास, लेकिन 104 डिग्री फीवर हो जाता है। 5 डिग्री का चेंज हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है, तो ये हमने समझा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक दो और सवाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेन चीज है 273 ऐड करते हैं सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.8 का मल्टीप्लाई प्लस 32। चेंज ध्यान रखना है, केल्विन और टेम्प और सेल्सियस में चेंज सेम होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में चेंज कितने से होता है, 1.8 का मल्टीप्लाई करते हैं। एक हमने एग्जाम्पल भी किया, ये एग्जाम्पल हमें याद रखना होता है केमिस्ट्री फिजिक्स में जल्दी से करने के लिए, और कन्वर्जन कैसे करते हैं वो सीख लिया। चलो एक आपसे सवाल पूछते हैं। तो सवाल ये है कि कैन यू टेल एट व्हाट टेम्परेचर in Celsius, at what degree Celsius, temperature in Fahrenheit, temperature in degree Fahrenheit and degree Celsius is same। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। तो बहुत आसान होता है, सेम वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिस पर रीडिंग टेम्परेचर की सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में सेम आएगी। सेम हो कैसे सकती है, अलग अलग आता है, अलग अलग आता है, अलग अलग आता है, ये तो फॉर्मूला है। अरे आएगा ना, मैथ्स लगाओ। तो हमें पता है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.8 टाइम्स सेल्सियस प्लस 32। दोनों की वैल्यू सेम कर दो, मतलब सी और एफ का वैल्यू बराबर कर दो। बराबर मतलब लेट्स से एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा। ये एक्स है तो ये 1.8 एक्स, ये 32। अरे हाँ ना, ये 1.8 एक्स इधर जाएगा तो एक्स में से 1.8 एक्स सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, माइनस का 0.8 एक्स। माइनस का 0.8 एक्स इज इक्वल टू 32। तो अगर आप 0.8 का डिवाइड मारेंगे, माइनस तो उधर चला जाएगा, 0.8 का डिवाइड मारेंगे 8 4 या 32, 40 आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका -40। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस में जो आंसर आता है वही फ़ारेनहाइट में आता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बोलोगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का आंसर हमेशा अलग अलग आएगा क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्ट है ना, ऐसा नहीं हो जाता। क्लियर, चलिए और कुछ अगर जैसे आसान आसान सवाल आपसे कभी कोई पूछ दिया जाए, जैसे कि एक दो प्रैक्टिस कर लो। जैसे किसी ने बोला कि इफ टेम्परेचर इन सेल्सियस rises by 10 degree, then in Kelvin कितना राइज करेगा, then rise in Kelvin and डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो बहुत आसान है, सर ने मेरे सिखा रखा है। चेंज सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। तो इन केल्विन, अगर कोई पूछे इन केल्विन आंसर कितना आएगा, सेम चेंज। क्या लिखोगे, सेम चेंज। अब मैं आप छोटे बच्चे इसलिए प्यार से सब कुछ लिख लिख के समझा रहा हूँ, वैसे तो सब आप सीख ही चुके एक बार में, ये सारी चीजें आप पकड़ गए कि केल्विन में चेंज क्या होता है, सेम। तो सेम चेंज इन केल्विन रहेगा, दैट इज कितना, 10 का। लेकिन इन डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 1.8 टाइम। तो 10 का 1.8 कितना होगा, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा, राइट। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आपने अभी तक क्या पढ़ा, टेम्परेचर क्या है, मेजर ऑफ हॉट या कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस और बॉडी। इसकी एसआई यूनिट है केल्विन, अदर यूनिट्स है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ज़्यादातर हम रियल लाइफ में हम लोग इंडिया में सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं, बट कभी कभी फीवर वगैरह वो फ़ारेनहाइट स्केल पर मेजर होता है। कन्वर्जन कैसे करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, हम 9th में भी सीख के जाते हैं। फ़ारेनहाइट में 1.8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और 32 ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको मैथ्स से सिखाया था कि जितना मल्टीप्लायर होता है उसी से चेंज पता चलता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 का है तो 1 बढ़ाओगे तो 1 ये बढ़ेगा, इसका मतलब केल्विन में चेंज और सेल्सियस में चेंज सेम होता है। स्पीड में बता रहा हूँ, और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 1.8 टाइम्स होता है। वो हमने एग्जाम्पल भी कर लिए, एक दो इलस्ट्रेशन भी ले लिए ताकि आपको पानी का एग्जाम्पल याद रहे कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है सेल्सियस में, केल्विन में 273 होता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट का याद रहेगा। एक एग्जाम्पल भी हमने कर लिया, प्लस यहाँ पर हमने एक दो सवाल और कर लिए। तो आई होप टेम्परेचर का जितना नॉलेज बेसिक होना चाहिए वो हमने ले लिया है, ठीक है। बाकी तो यार और बहुत सारी चीजें हम करेंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको सिखा के जाता हूँ। वैसे जनरली ये मैं फिजिक्स में ईयर के एंड में या कह लो अक्टूबर नवंबर के बाद जब हम ये पढ़ाते हैं ना, एक
टॉपिक होता है थर्मल एक्सपांसन, वहां पर ही मैं सिखाता हूँ, बट मैं आपको एक मजेदार चीज अभी सिखा के जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब सीख रहे हैं तो सीख लेते हैं। चलिए, तो यार एक बात बताओ, जब जेई में क्वेश्चन बनते हैं और अब तो नीट में भी अच्छे क्वेश्चन आने लगे, तो थोड़ा वो दिमाग के साथ खेलते हैं। यार ये 3 स्केल तो सबको पता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये सबको पता है। मैं बोलूँ मेरे को एक हाइपोथेटिकल स्केल बनानी है, मेरी एक नई स्केल है, दीपक स्केल। अब बोलूँ बताओ 40 डिग्री सेल्सियस कितना होगा दीपक की स्केल में। तो जब भी कोई स्केल बनती है ना, तो उस स्केल का पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है। जैसे सेल्सियस का किसी के पापा का नहीं है, ये डिसाइड हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब देयर इज अ गैप ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में 100 का गैप है। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल स्केल, अगर आपसे कल को एग्जामिनर बोल दे, क्या बोल दे, हाइपोथेटिकल स्केल, हाइपोथेटिकल स्केल, तो सर इस हाइपोथेटिकल स्केल में हमें 2 चीजें मेंशन होंगी, एग्जामिनर मेंशन करेगा, वो मेंशन करेगा इस जो लोअर मार्किंग होगी वो होगी फ्रीजिंग पॉइंट की, कि भाई इस पर फ्रीजिंग पॉइंट कोई भी सब्सटेंस, जैसे पानी, मिल्क, किसी का भी फ्रीजिंग पॉइंट दिया होगा। और फिर ये इसकी स्केल है अरेसनो, और यहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट वो गिवन होगा, एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का हिंट देना पड़ेगा। मैं बड़ी स्मार्टली इस चीज को बोलता हूँ गैप। क्या बोलता हूँ, गैप। ठीक, जैसे अब आप नोटिस करो, सेल्सियस में ये गैप कितने का है, 100 का। 0 पे यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 100 पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाँ सर। केल्विन में भी ये 273 होता है, ये 373 होता है सर, गैप 100 का है। वेरी गुड। फ़ारेनहाइट में नोटिस करो 32 था यहाँ, और यहाँ था 212, तो फ़ारेनहाइट में 180 का गैप था। ऐसे जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो वहाँ पे एक गैप दिया होगा। ओके सर, तो इस स्केल का नाम है, लेट्स से स्केल का नाम है एक्स, इस स्केल का नाम है एक्स। अब मैं आपको ये फॉर्मूला बनाता हूँ, थोड़ा सा इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। देखो, जो भी रीडिंग होगी, लेट्स से रीडिंग वुड बी कॉल्ड एज एक्स, इसमें रीडिंग का वैल्यू आएगा एक्स, उसमें से आपको फ्रीजिंग, क्योंकि एक्स कहीं तो वैल्यू होगी ना, मान लो कहीं पर वैल्यू एक्स, तो हम एक तरीके से ना स्लोप यूज करते हैं, बट ये मैथमेटिकल टर्म थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अभी बस सीख लीजिए। एक्स माइनस इसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है उसको घटाया, और नीचे इसमें गैप डाला, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग, क्योंकि ऊपर भी गैप है एक्स और एफ पी का गैप, एक्स माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट, एक्स जो भी रीडिंग आई एक्स का तो आंसर निकालना, नीचे हम उस गैप का वैल्यू डालते हैं, तो जो भी स्केल का गैप है उसको डिवाइड मार देते हैं। और अब जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि मुझे सेल्सियस से कंपेयर करना है, डेटा है, सेल्सियस का डेटा गिवन है, उसको एक्स में कन्वर्ट करना है, या एक्स का डेटा है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेम वैल्यू हम सेल्सियस के लिए लिखेंगे। तो सेल्सियस के लिए क्या होगा, जो भी वैल्यू है सेल्सियस की, लेट्स से वैल्यू सी, फ्रीजिंग पॉइंट कितना, अरे सर ये तो पता है 0 होता है, गैप कितना होता है सेल्सियस स्केल पर, 100 का होता है, 0 और 100। नहीं नहीं सर, इसको आप कन्वर्ट करिए फ़ारेनहाइट में, ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है सर वैल्यू, लेट्स से एफ वैल्यू, उसका बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 32, उसमें गैप कितने का होता है 180। इस तरीके से आप किसी भी स्केल को रिलेट कर सकते हो, चाहे वो नोन स्केल हो चाहे वो अननोन स्केल हो। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, उस स्केल का वैल्यू माइनस का फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय गैप, ये है रिलेशन बिटवीन द स्केल्स। ये कई बार ये सवाल आ चुका है, जेई में आ चुका है 2-3 बार, रिसेंटली भी आया है, और कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता, उनको एक बड़ा सा फॉर्मूला लगता है, बट आपको कितनी आसान सी बात लग रही है कि जिस स्केल में वैल्यू निकालनी है दैट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट उस स्केल का, नीचे हर जगह गैप 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 गैप। जब आप मैथ थोड़ा पढ़ने लग जाएंगे तो आपको बहुत मजे समझ में आएगा, ये मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, ये मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, तरीका रेशियो ले रहा हूँ, बट आप उस झंझट में मत पड़िए, जो भी वैल्यू निकालनी है जिस भी स्केल में निकालनी है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाई गैप, इक्वेट करते जाइए। फिर इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो लेट्स अप्लाई इन द क्वेश्चन। 2024 में, एक साल पहले ये सवाल आया हुआ है, अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, ये सवाल अभी स्केल का नहीं, ये कौन सा सवाल है, सेल्सियस स्केल पर इंक्रीज करता है 40 से, तो फ़ारेनहाइट में कितने से करेगा, 1.8 का मल्टीप्लाई, आंसर है 72। ठीक लिया ना। कई बार लगता है इतनी छोटी सी बात है सवाल आ जाता है, तो देखो एग्जाम जो होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, एकदम थू टाइप का सवाल भी आता है। तो ये कौन सी कैटेगरी का सवाल है, थू। तो जब कभी कभी कहता है ना ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, तो उस टाइप का सवाल।
तो हमने ये सवाल को उड़ा दिया, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था क्योंकि हमारे सर ने सिखाया सेल्सियस में जो चेंज होता है उसमें 1.8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फ़ारेनहाइट का 1.8 का मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं। चलिए आगे अब ये देखते हैं, ये 2023 का थोड़ा 2 साल पहले का आया ना। देखो एक स्केल का नाम x दिया है, उस स्केल पर बॉइलिंग पॉइंट दिया है 65, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है -15। तो घबराए नहीं, 1 मिनट इन्वेस्ट करेंगे, जेई का सवाल है तो हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया -15, जैसे मैं सिखाता हूँ वैसे ही लिख लो ताकि आपको पता चले सर ने जैसे सिखाया वैसे ही आ रहा है आंसर। जरा मुझे बताएंगे गैप कितने का हो गया, क्योंकि हमें गैप चाहिए होता है। तो 65 -15 में गैप, अगर किसी ने 40 बोला तो चाटा पड़ेगा, 65 -15 कितने का गैप होगा, 80 का। नेगेटिव में है ना, 80 का गैप है। अच्छा सर, अब हमसे पूछा है कि अगर x में वैल्यू 95 डिग्री होगी तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होगी। बस दो स्केल को कंपेयर करना है। फॉर्मूला क्या बनाया सर ने, x में जो भी रीडिंग हो माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो भी हो डिवाइड बाई गैप। उसको हम अगर फ़ारेनहाइट से कंपेयर करेंगे तो फ़ारेनहाइट में जो भी वैल्यू -32 क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, डिवाइडेड बाई 180, डिवाइडेड बाई 180। सर x में कितनी वैल्यू है, -95, तो -95 माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -15, गैप कितने का है, 80 का, डिवाइड बाई फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है, -32 डिवाइड बाई 180। सर एक जीरो तो काट लिया, ठीक है काटिए। ऊपर कितना है 110, कितना है 110, 110, एक जीरो कट गया तो 110 क्यों आएगा, 80 आएगा, -95 माइनस +15 तो कितना आएगा 80 आएगा। तो 80 से 80 कट गया तो -1 बचा, -1 का मल्टीप्लाई तो -180 इक्वल टू f -32, 32 इधर आएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 148, माइनस का 148 इज द आंसर। देखिए आपने 2 सवाल जेई 2024 और 23 के कर लिए 10 से 15 मिनट की क्लास की लर्निंग में, बट बहुत लंबा सफर है, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने आपको जो सिखाया उसके ऊपर मैंने ये भी दिखाया कि सवाल कहीं से भी आ जाता है, हमको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से सीखनी है और जो भी सीखा उसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन मोस्टली आता है। तो हमें सॉल्विंग एबिलिटी बिल्ड करनी, ना कि चीज़ें सिर्फ पता होनी चाहिए। जैसे सीखते हैं वैसे डायग्राम बनाओ, कॉन्सेप्ट को समझो, उसको अप्लाई करो, कैलकुलेशन सही करो और आंसर आता है। चलिए तो टेम्परेचर में फिलहाल इतना ही, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारी जर्नी का पार्ट रहेगा, सीखते रहेंगे, टेम्परेचर का ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, बट जितना बेसिक हमें टेम्परेचर को घुमाना आना चाहिए, टेम्परेचर को समझना आना चाहिए, उतना हमने सीख लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टेम्परेचर के बाद प्रेशर। प्रेशर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और ये फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह क्या होती है मैं लेके आऊंगा जब फिजिक्स का प्योर टॉपिक प्योर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तो प्रेशर को समझ लेते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, अरे यार प्रेशर लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, प्रेशर प्रेशर हर तरीके से लगाया जा सकता है। कोई फिजिकल बॉडी प्रेशर लगाया जा सकता है, किसी सॉलिड पे लगाया जा सकता है, किसी लिक्विड पे लगाया जा सकता है, गैस पे लगाया जा सकता है, तो प्रेशर लगाया जा सकता है। कई बार आपको ऐसे पूछा गया होगा कि जैसे मेरा ये पेन है, मैं ऐसे करके प्रेस कर रहा हूँ, ये नहीं घुस रहा मेरे हाथ में, अगर ये शार्प नीडल ले लो तो ये पार कर जाएगा मेरे पाम को। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर का थोड़ा मीनिंग समझते हैं मैथमेटिकली। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और कैसे, परपेंडिकुलरली, या परपेंडिकुलर को दूसरी भाषा में फिजिक्स में और क्या बोलते हैं, नॉर्मली। सब कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं मान लो मेरे पास एक सरफेस है, इसी सरफेस, अब इस सरफेस पे मुझे फोर्स लगाना है, तो परपेंडिकुलर फोर्स का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलरली इस फोर्स का वैल्यू कितना है वो डिसाइड। जैसे मैं बहुत ताकत लगा रहा हूं बट यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा मेरे पाम पे, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर नहीं लगाया, पैरेलली लगाया। अगर वही चीज मैं ऐसे लगाऊं तो मुझे बहुत प्रेशर फील होगा, ठीक है, क्योंकि मैं परपेंडिकुलरली लगा रहा हूं। तो फोर्स जब परपेंडिकुलरली लगता है तभी हमें प्रेशर महसूस होता है,
या प्रेशर का वैल्यू समझना, वो किस पर लगेगा, इस एरिया पर। तो यहाँ पे इसका हम एरिया लेते हैं, जिस एरिया पर, जितने एरिया पर हम लगा रहे हैं वो फोर्स, ठीक है। तो एरिया पर कितने पे लगा रहे हैं और परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं, उसका फील हमें प्रेशर में आता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या डिफाइन हुआ, फोर्स, कौन सा वाला फोर्स, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एरिया, ठीक। तो ये छोटा सा फॉर्मूला ऐसे आप याद रखें, बाकी तो बहुत अलग तरीके से हम प्रेशर को पढ़ेंगे, मजा आता है। F इक्वल टू पा, पापा का पा, F इक्वल टू पा। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रेशर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक जेनेरिक आइडिया होना चाहिए। अच्छा सर, तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल, पीए, ठीक है। और पास्कल किसके बराबर होता है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो पास्कल को आप न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा सर, अदर यूनिट्स और क्या हो सकती हैं, जैसे टेम्परेचर की थी, अदर यूनिट और क्या हो सकती है सर, आपने सुनी भी होगी, जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं, तो एटमॉस्फेयर एटीएम में मेजर करते हैं। और सर किस में मेजर करते हैं, सर बार में मेजर करते हैं। और किस में मेजर करते हैं, टॉर में मेजर करते हैं। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हुई है सर, और किस में मेजर करते हैं, एमएम ऑफ मरकरी में मेजर करते हैं। और ऐसे और भी यूनिट्स हैं, बट ये जनरली मोस्ट यूज यूनिट्स हैं। सर इनमें रिलेशन क्या है, थोड़ा तो बता दो, बाद में तो बताएंगे ही आप, तो देखो बता देते हैं। आपको याद रखना चाहिए, जैसे मोस्टली हम एटीएम यूज करते हैं, तो 1 एटीएम होता है रफली 1.013 बार, रफली क्या, एग्जैक्ट यही होता है, ठीक है। तो एटीएम से बार में रिलेशन आ गया। और अगर हम एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करते हैं, तो बार जो होता है ना, वो 10 की पावर 5 पास्कल होता है, तो 1.013 याद रखेंगे, इंटू 10 की पावर 5 पास्कल कर देंगे। और 760 टॉर के बराबर भी होता है, अगर टॉर में कन्वर्ट करना है एटीएम को, या फिर 760 एमएमएच। घबराना नहीं, घबराना नहीं, ये याद नहीं करना होता, मोस्ट ऑफन एग्जाम में दिया होता है, ये ज्यादातर आपको याद हो जाता है विद प्रोसेस। जब मेहनत करते करते जब हम पार्ट रहेंगे ना जर्नी का, तो हमें याद हो जाता है। तो ये ज्यादातर रिलेशन है, ठीक है। अच्छा सर, आपने हमें ये यूनिट्स बता दिया, अदर यूनिट्स कभी कन्वर्ट भी करना होगा तो हम कर लेंगे, ओके सर। प्रेशर का फील समझा दिया, ओके। अब एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है, वो ये कि प्रेशर जो होता है जनरली फ्लूइड्स के अंदर हमें बहुत पढ़ना होता है। फ्लूइड्स मतलब गैस और लिक्विड, गैस या फिर लिक्विड के अंदर में बहुत पढ़ना होता है प्रेशर, गैस या फिर लिक्विड के अंदर, इनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, पढ़ाएंगे भी आगे चल के, क्योंकि किसी भी फ्लूइड में अगर हम नीचे जाते हैं, तो उस फ्लूइड की वजह से हमारे ऊपर एक फोर्स आता है। जैसे हम स्विमिंग पूल में घुसते हैं, तो हमारी बॉडी पे ऊपर जो पानी है उसका भी तो फोर्स लगता है, तो हमारे ऊपर फोर्स बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है, फोर्स बढ़ता जाता है, तो प्रेशर भी हमारे ऊपर बढ़ता है। इसलिए आप कभी भी किसी भी फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब एयर, जैसे अपन माउंटेन पे जाते हैं तो अपना अपने लिए फ्लूइड क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर वगैरह, तो ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है, नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। तो किसी भी फ्लूइड में जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज, ये मैं इंक्रीज का सिंबल बनाऊंगा। किसी भी फ्लूइड में जब हम ऊपर जाते हैं, जब स्विमिंग पूल से में है ना, स्विमिंग करने के बाद या फिर स्कूबा डाइविंग करते हैं, जब हम ऊपर आते हैं तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और ये बहुत छोटी बात नहीं है, इसका सेंस हर एक इंसान को होना चाहिए नॉर्मल लाइफ में भी, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। जब हम स्कूबा डाइविंग करते हैं तो हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हमें अचानक से बाहर नहीं आना है। क्यों अचानक से बाहर इसलिए नहीं आना है, क्योंकि जब हम स्कूबा डाइविंग करते हैं तो नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, और प्रेशर ज्यादा होता है तो जो ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है हमारे ब्लड में वो डिजोल्व ज्यादा होने लगता है। वो भी पढ़ाएंगे कि प्रेशर का क्या रोल है इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जैसे कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजोल्व होता है, आप लोग को पता होगा, थोड़ा बहुत बायो पढ़ा होगा। तो जब किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा पानी के अंदर गए नीचे,
अचानक से आप जंप मार के ऊपर आ जाएंगे तो अचानक से प्रेशर कम होगा, तो वो गैस कहेगी नहीं 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 अब मुझे डिजोल्व नहीं होना, तो गैस फास्ट एस्केप करेगा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हो झटके से तो एकदम से उसका प्रेशर कम होता है, तो बबल्स बनते हैं। ऐसे ही हमारे वीन्स में बबल्स क्रिएट हो सकते हैं, और बबल्स की वजह से वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो वीन्स होते हैं वो रप्चर कर सकते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। जान चली जाएगी ये नहीं बोलेंगे, बट प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक शॉर्ट में मैंने समझा है, ये भी डिस्कशन हम करेंगे जब जब हम केमिस्ट्री में डील कर रहे होंगे, फिजिक्स में डील कर रहे होंगे, तो आपको बहुत ध्यान रखना है प्रेशर कब इंक्रीज करता है कब डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर के इंक्रीज डिक्रीज से ना बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, रियल लाइफ में इतना सारा एप्लीकेशन है कि आपको मजा आ जाएगा। वो डिस्कशन हम ज्यादातर ऑफलाइन क्लास में करते हैं, ये अभी आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, तो वीडियो लेक्चर में थोड़ा उतना ज्यादा बकवास नहीं करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने ये समझा कि प्रेशर इंक्रीज करता है व्हेन यू गो डाउन इन एनी फ्लूइड और प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन यू गो अप इन द फ्लूइड। और प्रेशर के बारे में सारी अपन ने बेसिक यूनिट्स और प्रेशर का मीनिंग क्या है ये हमने समझा। ओके, अब एक चीज चलो मैं आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूं, अगर हम बता ही रहे हैं तो चलो बता देते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर किसके ऊपर? सबसे पहले सॉलिड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस। दूसरा दूसरा लिक्विड के ऊपर या गैस के ऊपर, तो लिक्विड के ऊपर। और तीसरा गैस के ऊपर। क्या फर्क पड़ता है किन प्रॉपर्टीज पर, जो हमें ज्यादातर ध्यान रखनी है अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पढ़ने के लिए तो चीजें इनफाइनाइट होती हैं साइंस में, बट हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा करिकुलम क्या कह रहा है 11th-12th का, हमारा जेईई नीट का सिलेबस क्या कह रहा है। हम जब बच्चों को ट्रेन करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी चीज की तैयारी होती है, दैट इज लाइक स्विमिंग ऑन द सरफेस। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब एक स्विमर आता है ना, या कॉम्पिटिशन में जब एक स्विमर स्विमिंग करने उतरता है, तो वो स्विमिंग ऐसे नहीं करता कि देखो मैं कितना डीप जा सकता हूँ, कितना मैं ऊपर आ सकता हूँ, ऐसे वो हार जाएगा। उसको मिनिमम डेप्थ में जाके, मतलब ऑलमोस्ट सरफेस पे स्विम करना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्विमिंग को, अपनी रेस को खत्म कर सके। तो यही हमारा एम होता है। हमारा एम यहाँ पर ज्ञानी बाबा बनने का नहीं है, हमारा एम है उतना ज्ञान लें जिस ज्ञान से हम बाकियों को पीछे छोड़ें। कहाँ? बातों से नहीं, एग्जाम के अंदर। तो वही सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस पर। तो अगर हम जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं, टेम्परेचर से बस वाइब्रेशंस होते। तो इन जनरल हम लिखेंगे नो इफेक्ट, इन जनरल नो इफेक्ट। वैसे तो हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती, इन जनरल नो इफेक्ट। आप कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लो, उसको आप प्रेशर बढ़ाओगे कुछ नहीं होने वाला, वो इनकम्प्रेसिबल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे बस थर्मल वाइब्रेशन बढ़ेगा, फिर वो लोग नहीं हम तो बहुत बढ़ा देंगे तो मेल्ट कर जाएगा, बट वो सब तो कॉमन सेंस। हाँ, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में पहला चीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर से रिश्ता जो होगा लिक्विड का, वो किसका होगा? वॉल्यूम का होगा। जैसे आप चाय बनाते हो है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हो, एक टाइम के बाद वो एक्सपांड करने लगता है लिक्विड। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो डायरेक्ट रिश्ता है, बढ़ाओगे, ये आप जानते हो ना, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। इसको इंक्रीज कराओगे तो ये भी इंक्रीज करेगा, इसको डिक्रीज कराओगे तो ये भी डिक्रीज करेगा। ऐसे मैं थोड़ा सिंबल से पढ़ाता हूँ, आपको भी आदत पड़नी चाहिए। इंक्रीज तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज। सर प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा? अगेन आपको बताया गया कि लिक्विड्स इन जनरल इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो प्रेशर बढ़ाओगे घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। प्रेशर हैज नो इफेक्ट। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? गैस के ऊपर। ओके सर, गैस के ऊपर आ जाइए। तो गैस में बहुत इंपॉर्टेंट,
एक तो ये कि टेम्परेचर का वही रिश्ता होता है जो लिक्विड, क्योंकि फ्लूइड दोनों टेम्परेचर से एक ही तरीके से बिहेव करता है। तो टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो सेम रिलेशन है गैस के वॉल्यूम के साथ। तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, घटाओगे तो घट जाएगा। बी, प्रेशर का भी इफेक्ट है। प्रेशर का इफेक्ट क्या है? गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो अब आप बताओ, अब आप खुद बताओ, प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम घट जाएगा, कंप्रेसिबल है, तो प्रेशर बढ़ाने से गैस कंप्रेस होती है। तो वॉल्यूम के साथ उल्टा रिश्ता है। क्या रिश्ता है गाइस? उल्टा। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, है ना? ये उल्टा, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिश्ता है। क्लियर है? अच्छा, तीसरा एक रिश्ता है सॉल्युबिलिटी का। सर सॉल्युबिलिटी मतलब? अरे भाई गैस डिजोल्व होती है कहाँ? कोक के अंदर होती है, CO2 पीते हो ना। और कहाँ डिजोल्व होती है? खून में। क्या? ऑक्सीजन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सर कैसे याद रहेगा कब डिजोल्व अच्छी होगी कब नहीं होगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो मैं आपको इतना शानदार एग्जांपल दूंगा जो आप हमेशा लाइफ टाइम कभी भूलेंगे नहीं। कोल्ड ड्रिंक तो पीते हो ना, मजा कब आता है? सर उसके अंदर ज्यादा गैस हो। तो ज्यादा गैस कब होती है? फ्रिज के बाहर रखते हो तो ज्यादा मजा आता है कि फ्रिज के अंदर रखा होता है फिर निकाल के पीते हो तो मजा आता है? हमेशा फ्रिज के अंदर से निकाल के पीते हो तो मजा आता है, मतलब लो टेम्परेचर पे मजा आता है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर ही गैस लिक्विड के अंदर रहना चाहती है। जैसे उसको थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर पे लाओगे, बड़े हुए टेम्परेचर पे लाओगे तो गैस उतना डिजोल्व नहीं होता है। और सर क्या? उसका कैप बंद करके रख के छोड़ते हो फ्रिज के अंदर फिर पीते हो तो निकाल के तो मजा आता है। नहीं तो एक बार ऐसा करो, उसका खोल दो, कैप फ्रिज में रखो और फिर पियो, एक दिन के बाद मजा नहीं आएगी क्योंकि सारी गैस निकल जाती। ओ माय गॉड, इसका मतलब जो सील्ड पैक होता है या सील्ड बॉटल होती है उसमें ज्यादा मजा आता है, मतलब वो हाई प्रेशर पर होती है। इसका मतलब गैस को लिक्विड के अंदर मजा आता है लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, कब ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी? फेवरेबल, कई बार पूछा जाता है फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन मतलब जितना ज्यादा कम टेम्परेचर होगा, हमारी रियल लाइफ भी कहती है और हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स भी बोलती है कि टेम्परेचर होना चाहिए लो। तो लो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर घटाते जाओ मजा आएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और प्रेशर हाई करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? हाई प्रेशर। ये नेसेसरी कंडीशन है या फिर सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट करता है। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर। ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब सर ठंड के मौसम में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगा। ठीक है? बाकी ऐसे बहुत सारे डिस्कशन हम क्लास में करते हैं। जब आप क्लास आएंगे हमारे साथ ऑफलाइन में, आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा, आपको रियल लाइफ बहुत एक्साइटिंग लगेगी। आप कुछ भी सोचेंगे रियल लाइफ के बारे में, यू विल हैव अ लॉजिक अबाउट इट। तो साइंस इसीलिए बहुत फैसिनेटिंग होती है क्योंकि आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही नहीं सॉल्व कर रहे होते, न्यूमेरिकल्स के पीछे एक एनालॉजी होती है, एक प्रैक्टिकलिटी होती है, जिससे लाइफ को आप समझ पाते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप थॉट्स को अंडरस्टैंड कर पाते हो क्योंकि आपको साइंस पता है उसके पीछे भी। ठीक है? तो ये मैंने आपको और जानकारी दे दी टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अच्छा एक और एक और चीज मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ, एक चीज और सिखा देता हूँ, वो है बाद में सिखाएंगे। क्या होता है ना, कई बार जब आप नॉलेज से भरे हुए होते हो और जब आप पहली क्लास ले रहे होते हो, जब आपके सामने बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है। एक तो एक्साइटमेंट होता है कि इनको बहुत सारा पढ़ा दूं, फिर एक ये भी होता है कि यार सही समय पर सही नॉलेज का निकलना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम को समझते हैं। चलिए वॉल्यूम, ठीक, तो वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, रीजन ऑक्यूपाइड। ठीक है, सॉलिड का हमें वॉल्यूम पता होता है, हम निकाल लेते हैं, उसका फिगर दिया होता है, या है ना, या मास या डेंसिटी के रिलेशन से निकाल लेते हैं वॉल्यूम।
तो सबसे पहला जो रिलेशन हम यूज करेंगे वो है यूज करेंगे हम डेंसिटी का। कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो कई बार हमें अगर किसी भी सॉलिड का मास पता है, डेंसिटी पता है, तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। या मान लो कोई भी 3D शेप है, बचपन से करते आए, सरफेस एरिया वॉल्यूम तो टॉपिक आप पढ़ के आए 10th में, वहां से वॉल्यूम के कैलकुलेशन करते आए। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी एसआई यूनिट, इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट है मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन अदर यूनिट्स जो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज करेंगे उन पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी आदत है वॉल्यूम को लीटर में बोलने की। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। आपको यूनिट कन्वर्जन भी सिखाया जाएगा, घबराए नहीं। अब बताओ 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर है, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो क्यूब है, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो 100 100 100 3 बार जाएगा, तो 6 जीरो हो जाएंगे। ओ माय गॉड, 3 जीरो तो कट जाएंगे लेकिन 3 जीरो बच जाएंगे। लेकिन आपको पता है लीटर को भी अगर ml में कन्वर्ट करो तो 3 जीरो और आ जाएंगे। तो सर इधर भी 3 और 3 6 जीरो हो जाएंगे, इधर भी 6 जीरो हो जाएंगे। हाँ, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, आपको पता है 1 सीसी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सीसी। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो डॉक्टर बोलता है ना 5 सीसी, इस कैप में मैच कर लेना और ये सिरप पी लेना। वो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है। और आपको मैंने सिखाया इधर 6 जीरो आएंगे, इधर 6 जीरो आएंगे, जब ml में कन्वर्ट करेंगे तो ml हो जाता है। ओहो, इसका मतलब जो डॉक्टर हमको बोलता है वो ml ही बोलता है। तो चाहे सीसी बोलो, है ना, सीसी बोलो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब बोलो, चाहे ml बोलो, एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और सर क्या ध्यान रखेंगे, अगर मैं मीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब करता 1 डीएम क्यूब, तो डेसीमीटर मतलब होता है 10। तो 10 3 बार आएगा, 1 2 3, कितने जीरो हुए 3 जीरो, खड़ाक से कट जाएंगे। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। आप घबराए नहीं, आपको सारा कन्वर्जन में सिखाऊंगा। अभी तो क्योंकि वॉल्यूम की बातें कर रहे हो तो सारी बातें हम सिखा रहे हैं, ऐसा लाइक जनरल नॉलेज, ठीक है सर। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर होता है। क्लियर, तो ये भी समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझनी है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है उसका खुद का वॉल्यूम नहीं होता है। हाँ ऐसा क्या, हाँ, जैसे आप जिस भी रूम में भी बैठे हो तो वहां पे जो एयर है उस एयर को मैं कलेक्ट करके किसी एक ड्रम में भी रख सकता हूँ। हाँ, तो उस समय गैस क्या बोली, मेरा वॉल्यूम कितना है, एक ड्रम के बराबर, एक ड्रम एक कंटेनर के बराबर। और अगर मैं बोलूं कि वो गैस रूम में है तो रूम में वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, रूम का वॉल्यूम। मतलब गैस जहां प्रेजेंट होती है वहां पर उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वही उसका वॉल्यूम होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये ध्यान रखना। लिक्विड का तो खुद का वॉल्यूम होता है, आधा गिलास पानी लोगे तो आधा गिलास होगा, पूरा गिलास नहीं भरेगा, ठीक है। अगर ग्लास को सील्ड करके उसमें गैस भरोगे, ऐसे करो, तो उस गैस का वॉल्यूम पूरे ग्लास का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, पूरे ग्लास में वो गैस फैल जाएगी। इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग। ये कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हम ध्यान में रखेंगे, और डिटेल डिस्कशन होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो मैं आपको कुछ चीजें पहले से ही आपको सिखा के चल रहा हूँ ताकि हम उन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकें, ठीक है सर। बाकी वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे, टेम्परेचर की हेल्प से, या गैस के वॉल्यूम को हम प्रेशर की हेल्प से, जो मैंने अभी बताया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस और द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम में फिलहाल इतनी ही बातें हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सर आपने हमें टेम्परेचर सिखा दिया, आपने हमें प्रेशर सिखा दिया, आपने हमें वॉल्यूम सिखा दिया, एक बेसिक आइडिया दे दिया, यूनिट्स का आइडिया दे दिया, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, अब हम आपको एक और नई चीज पे लेके चलेंगे जो फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है। उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। किस चीज को पढ़ने वाले हैं, अरे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये डिजिट्स ही होते हैं। क्या होते हैं, डिजिट्स।
तो सर इसमें अलग क्या है? 1 हाँ सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट। सर तो क्या पढ़ाना क्या चाह रहे हो? तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें ये समझना है कि जीरो के अलावा सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, उनका एक मीनिंग होता है, उनका एक वैल्यू होता है। कभी कभी जीरो का सिग्निफिकेंस नहीं होता है और कभी कभी होता है, बस यही सीखना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग क्या है कि ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। वो हमेशा उनका सिग्निफिकेंस होता है, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो सर कहानी कहां अटक रही है? जीरो पर। तो सर क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि जो जीरो है, जीरो कैन बी और कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट। अरे तो फंसा दिया आपने, कह रहे हो सब सिग्निफिकेंट होते हैं बस जीरो नहीं होता, तो जीरो होता भी है। तो बस यही पकड़ना है, तो जीरो कब होता है कब नहीं होता है, जीरो कब होता है कब नहीं होता है। तो देखो चेक करो। तो सर उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो हमारा नंबर है वो नंबर है कैसा। नंबर अगर डेसिमल है या नॉन डेसिमल नंबर, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ नॉन डेसिमल नंबर। अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो एक ही डायलॉग हो सकता है। आप लोग और भी कहीं से पढ़ाई करें, स्कूल भी जाते होंगे, कहीं भी जाते हो, आपको ज्यादा ड्रामा नहीं करना होता लाइफ में, एक पक्की सी बात पकड़नी होती। जो नॉन डेसिमल नंबर है उसमें जीरो सिर्फ एक ही कंडीशन में सिग्निफिकेंट हो सकता है। कब? ट्रैप्ड का मतलब समझते हो? फंसा हुआ। whenever जीरो इज बिटवीन एनी अदर टू नंबर्स, नॉन जीरो नंबर्स, जैसे 101 जीरो ट्रैप हो गया। 200 200 नहीं है ट्रैप्ड। हम आपके लिए क्या लिख रहे हैं? सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है ओनली ट्रैप्ड जीरो इज सिग्निफिकेंट। ओनली, ओनली वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली ट्रैप्ड जीरो इज सिग्निफिकेंट। ओनली ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होता है, बाकी के नहीं होते, लिखने की जरूरत नहीं है। सर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने बोला 1 0 0 2 0 0, बताना जरा इसमें कितने फिगर्स हैं जो सिग्निफिकेंट, मतलब कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है। सर बहुत आसान बात है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ट्रैप्ड नहीं है। सर ये जीरो होगा? हाँ होगा क्योंकि फंसा हुआ है। 1 और 2 तो होंगे ही सिग्निफिकेंट, उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन तो जीरो पे आता है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अरे हाँ ना, 1 2 3 4। सर और एग्जांपल बताइए, जैसे 0 2 0 0। सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? साला एक भी ट्रैप्ड नहीं है, एक भी ट्रैप्ड नहीं है। वो वाला भी आगे खड़ा है, ये वाला भी पीछे खड़ा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1। अरे तो बहुत आसान लग रहा है ना? बस ऐसे ही समझना, खत्म। तो सवाल जब भी है पहले देखो डेसिमल नंबर है कि नॉन डेसिमल। ये तो नॉन डेसिमल नंबर है ना? जैसे कोई आपसे पूछे 2020, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको पता है जो ट्रैप नहीं है उसको हटा दो, उसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि ये वाला जीरो तो फंसा हुआ है। खत्म, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर दिक्कत होती। फिर अब है डेसिमल नंबर, यहां ध्यान रखना डेसिमल नंबर में क्या होता है गाइज। तो डेसिमल नंबर में ध्यान सुनो, ट्रैप्ड जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होना ही होना है। तो कौन सा नहीं होना है सिग्निफिकेंट? लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस। देखो 3 तरीके से डेसिमल में नंबर आ सकते हैं, जैसे 0.03। यहाँ पे जीरो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, सबसे पहले आ रहा है, लीडर बन के आ रहा है। और 0.30 यहाँ डेसिमल में डिजिट के बाद जीरो आ रहा है। और ट्रैप
ट्रैप तो हमेशा होता ही है सिग्निफिकेंट। तो यहां पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, बाकी सब सिग्निफिकेंट होते हैं। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। सर बाकी के सब होंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं सिखाऊंगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे किसी ने बोला 0.030, बताओ जरा कितने सिग्निफिकेंट होंगे। सर जी ये वाला जीरो लीडिंग, लीडिंग मतलब सबसे आगे आ जाए। सर जी तो लीडिंग है, आपने लीडिंग को मना किया है। वो तो ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग मतलब किसी नंबर के बाद आए। ट्रैप है नहीं कोई, तो इसका मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिर्फ दो, एक ये और ये। याद रखना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। नॉन डेसिमल में ओनली ट्रैप्ड जीरो, बाकी सबको भगा दो। और डेसिमल नंबर में एक ही आंसर की ध्यान रखनी, कौन सी, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसके अलावा सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे और एग्जांपल बताइए। जैसे किसी ने बोला कि 2.0030, सर यहाँ सिग्निफिकेंट होंगे। हाँ ये तो ट्रैप है ना, 2 और 3 के बीच में फंसा हुआ है, और ये ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल के बाद किसी नंबर के बाद आया है, सारे सिग्निफिकेंट होगा, 2 2 4 और 1 5। कंफ्यूज मत हो। हाँ इस किसी ने बोला 1.00, हाँ ये ट्रेलिंग जीरोज है, लीडिंग तो नहीं है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। सिर्फ 2 लाइन में समझाया है। अगर आप बुक पढ़ेंगे या कहीं और देखेंगे तो वो इसमें 5-6 स्टेप्स लिखे हुए होते हैं, ये सिग्निफिकेंट होता है, ये नहीं होता, ये होता है, वो नहीं होता है, बकवास। सिर्फ इसमें लीडर को लात मारनी है, इसमें सिर्फ ट्रैप वालों को कंसीडर करना है। क्लियर। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे यहाँ देखो इतने सारे सवाल हैं, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, चलिए यहाँ करते हैं। यस 3 जीरो है ही नहीं तो सारे सिग्निफिकेंट, डेसिमल नंबर है और ये ट्रेलिंग है, लीडर को लात मारनी है। कितना है यहाँ पर, 4। यहाँ तो बेचारा ट्रैप है, 3 2 5, सारे ट्रैप है, और ये ट्रेलिंग है, लीडर कोई है ही नहीं इसमें, 3 और 3 6, कोई लीडर नहीं है। सर ये ट्रेलिंग है ना, नंबर डिजिट के बाद आया है ना, ट्रेलिंग जीरो, डेसिमल में ट्रेलिंग जीरो मतलब डिजिट के बाद आने वाला जीरो, सब सिग्निफिकेंट है। फिर से रिवाइज, बार बार कंफ्यूजन नहीं। डेसिमल नंबर ओनली लीडर को लात मारनी, लीडर को हटाओ। और नॉन डेसिमल में, अगर विदाउट डेसिमल नंबर, तो उसमें सिर्फ ट्रैप्ड को काउंट करना, बाकी सबको हटाना है। तो ये क्या है, डेसिमल नंबर है, कोई लीडर नहीं है, तो 3 और 3 6। हाँ ये नॉन डेसिमल है, इसमें ट्रैप है नहीं है सर, ट्रैप तो सिर्फ ट्रैप वाले को काउंट करना होगा, ट्रैप है ही नहीं, एक भी जीरो ट्रैप नहीं है, तीनों को लात मार दो। कितना हुआ, 2। इसमें कितना हुआ, 3। इसमें ये लीडर बन रहा है, इसको हटाओ ना, लाइक को, 2 और 2 4। सर इसको क्यों ले लिया, अरे डेसिमल नंबर है ना, डिजिट के बाद जीरो आता है तो लेते हैं। इसमें अरे ये हीरो बन रहा है, ये लीडर बन रहा है, इसको हटाओ, बाकी सब चलेगा, 2 2 4 2 6 2 8। अरे हीरो बन रहा है, इसको हटाओ। सर ये क्या बन रहा है, अरे भाई साहब ये आप ये मत बोल दीजिएगा कि ये डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल लग गया तो डेसिमल नंबर है। हाँ और डिजिट के बाद आ रहा है तो मतलब ट्रेलिंग है, लीडर को बस हटाते हैं डेसिमल में, ये डेसिमल नंबर माना जाएगा, नहीं तो मजे के लिए थोड़ी ना बिंदी लगाइए। अरे ये तो डेसिमल नंबर है, सिर्फ लीडर को हटाओ, कितना हुआ, 3 और 1 4। अरे सर ये तो सारे लीडर हैं, डेसिमल में लीडर को हटा देते हैं, कितना हुआ, 1। अरे सर ये तो सब लीडर है, सर ये लीडर नहीं है, ट्रेलिंग है, कितना हुआ, 2। छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप समझिए, आप एग्जाम्पल से कर लेंगे। और भी आपको करना, जैसे ये देखो, ये क्या है, ये बेचारा नॉन डेसिमल है, और वैसे भी ये लीडर बन रहा है। ये नॉन डेसिमल में सिर्फ किसको काउंट करते हैं, ट्रैप को करते हैं, किसको करते हैं, ट्रैप्ड जीरो को। मजा आ रहा है। और डेसिमल में लीडर को हटा देते हैं, लीडर को हटा देते हैं, डेसिमल है, यहाँ लीडर नहीं है, ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग को काउंट करते हैं। कंफ्यूज मत कर जाना। हाँ डेसिमल नंबर है, कोई लीडर नहीं है, सब काउंट होंगे, 1 2 3 2 5। सर ये क्या है, नॉन डेसिमल है, सिर्फ किसको काउंट करेंगे, ट्रैप वाले को। ट्रैप कितने हैं, ये वाले दो, ये ट्रैप नहीं है, ट्रैप नहीं है तो हटाओ, कितना हुआ, 4। सर ये कौन सा है, नॉन डेसिमल है, ट्रैप जो नहीं है उसको लात मारो, कितना हुआ, 3। ये कितना है,
ये लीडर बन रहा है और डेसिमल नंबर है, उसके सारे काउंट है 2, 2 4, 2 6 और 1 7। आई होप इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अगर समझ ना आए, क्योंकि आपकी बुद्धि अभी छोटी है, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप फिर से देख लें, सर ने कुछ ज़्यादा नहीं समझाया, सिर्फ एक स्टेटमेंट वहाँ मारा है, उसी स्टेटमेंट पर आप फिक्स रहिए और एक स्टेटमेंट यहाँ मारा है, आप यहाँ पर फिक्स रहिए। ठीक है, अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ते क्यों। क्योंकि कई बार जो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे लेबोरेटरी के अंदर या कोई भी मेजरमेंट हम लेते हैं, तो हमें उनको राउंड ऑफ करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इनका हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर सीख लिया, ठीक है सर। दूसरा हमको ये सीखना है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर तो सीख लिया, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। चलिए सर राउंड ऑफ करना सिखा देते हैं। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं सर, ये हमें पता, बचपन से हमारा टीचर कहता था अगर 2.356 है तो 6 हटाना है तो पीछे वाला नंबर 1 बढ़ा दो। हाँ, बट मोर एक्यूरेट तरीके से सीखना है। तो कई बार लोगों को पता होता है कि जो हटाया हुआ पार्ट है वो बड़ा है तो 1 बढ़ा देते हैं, अगर छोटा है तो सेम रखते हैं। लेकिन फिर एक और सवाल आता है कि अगर हटाया हुआ पार्ट 5 ही है तो सीख लो एक बार। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ में सबसे पहली चीज हमें समझनी होती है कि हम हटा किसको रहे हैं। तो रिमूव्ड पार्ट को कंपेयर करना होता है। रिमूव्ड पार्ट इज कंपेयर्ड। सर किससे कंपेयर करते हैं। अगर 1 डिजिट हटा रहे हो तो 5 से कंपेयर करते हैं, शायद आपको सिखाया होगा आपके टीचर ने 9 10 में। 5 से बड़ा है तो पीछे वाला नंबर बढ़ा देते हैं, 5 से छोटा है तो सेम रखते हैं। अगर 2 डिजिट हटा रहे हैं तो 50 से कंपेयर करते हैं, 3 डिजिट हटा रहे हैं तो 500 से कंपेयर करते हैं, सो ऑन। अब इसमें केस बनेगा, क्या बनेगा, अगर रिमूव्ड पार्ट बिगर है, रिमूव्ड पार्ट अगर बड़ा है, रिमूव्ड पार्ट अगर बड़ा है किससे, 5 से, 50 से या 500 से, तो क्या करते हैं, देन रिमेनिंग पार्ट का जो पहला डिजिट होता है, रिमेनिंग पार्ट्स फर्स्ट डिजिट इंक्रीजेस बाई 1। ये आपको बचपन से सिखाया गया होगा। सर कह के बताइए, करके बताइए सभी। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको किसी बचपन में किसी टीचर ने बोला होगा 2.347, इसको राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ करो मतलब इसका 7 हटाओ, मुझे 3 डिजिट पसंद नहीं है, 2 डिजिट रखो। तो आप कहोगे अरे भाई साहब क्या हटा रहे हैं सर, 7 हटा रहे हैं। तो 7 सिंगल डिजिट है तो 5 से कंपेयर होगा। 7 बड़ा है तो बड़ा पार्ट हटाते हैं तो इंक्रीज बाई 1। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 2.34, उसका जो पहला डिजिट है 4, उसको 1 से बढ़ा दो तो आंसर क्या आएगा, 2.35। खत्म, यही सिखाया गया। अगर इसी सेम सवाल में, सॉरी सिमिलर टाइप का सवाल ले लेते हैं, 6.7293, बोला नहीं 93 हटाऊं, तो 93 को किससे कंपेयर करेंगे, सेकंड डिजिट, मतलब 2 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है 50 से कंपेयर करो। सर अभी भी बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो फिर रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा 6.72, उसको भी 1 से बढ़ा दो तो आंसर क्या आ जाएगा 6.73। समझ में आ गया, क्लियर। तो अगर रिमूव्ड पार्ट बड़ा होता है तो क्या कर लेते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 1 से बढ़ा देते हैं। तो सर अब आप हमें मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर रिमूव्ड पार्ट छोटा होता तो हम कुछ नहीं करते, तो हम इंक्रीज नहीं करते, तो सेम रखते। हाँ, तो समझदार के लिए सारा काफी है, तो आप समझ गए। तो अगर हम दूसरी चीज ये बताएं, इफ रिमूव्ड पार्ट लेस है, क्या है लेस, 5 से, 50 से या 500 से छोटा है, देन नो चेंज, देन कीप एज इट इज, देन कीप रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। सर कहना क्या चाहते हैं, एग्जाम्पल 7.632, अगर मुझे 2 हटाना है, 2 बहुत छोटा नंबर है किससे, 5 से, 7.63 एज इट इज रहेगा। सेम सवाल में अगर मैं 7.632 में 32 हटाता, मतलब 32 हटाता,
उसको 50 से कंपेयर करते हैं, ये भी छोटा है तो रिमेनिंग पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। खत्म। देखिए सर अभी बताओ, रिमूव पार्ट बड़ा है इंक्रीज बाई 1, रिमूव पार्ट छोटा है तो नो चेंज। अगर रिमूव पार्ट सेम है, 5 हटाया तो, 50 हटाया तो, उसको भी सिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए, तीसरा केस ये बनेगा, इफ रिमूव्ड पार्ट खुद ही, अगर रिमूव पार्ट इक्वली है तो क्या करें, अगर 5 हटा रहे हो या 50 हटा रहे हो फिर 500 हटा रहे हो, अगर रिमूव पार्ट आपका खुद ही है ये तो क्या करोगे, आप बढ़ाओगे घटाओगे यहीं पे बहुत सारे बच्चों को 8-9 के बच्चों को नहीं आता है, जिससे पहले जो पढ़ा है वो आता है आप लोगों को, मुझे पता है मोस्टली बच्चों को आता है। लेकिन जब ये होता है तो कुछ ही बच्चों को शायद पता होता है कि आपको नंबर चेक करना होता है, देन क्या करना होता है, चेक द नंबर, चेक द रिमेनिंग नंबर, जो रिमेनिंग नंबर बचेगा ना रिमूव करने के बाद उसको आपको चेक करना होता है, चेक द रिमेनिंग नंबर। अब चेक करने पर आपको दो सिचुएशन बन सकती है कि जो रिमेनिंग नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट या तो इवन होगा, चाहे डेसिमल में हो चाहे फ्रैक्शन, चाहे डेसिमल में या नॉन डेसिमल में, या फिर होगा ऑड, यही तो हो सकता है। रिमेनिंग पार्ट या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर इवन पार्ट बच रहा है देन नो चेंज, नो चेंज, कीप एज इट इज। तो अगर ऑड है तो फिर वही इंक्रीज बाई 1, इंक्रीज बाई 1, ठीक है। ऑड है तो बढ़ा देते हैं, इवन है तो नहीं बढ़ाते। सर जैसे एग्जांपल बताइए, जैसे मैंने एक सवाल लिया 2.465, अब मान लो मैंने इसमें से 5 हटाया, तो बता मुझे जो पीछे का पार्ट मेरा है 2.466 क्या इवन है ना, इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा 2.46। सर एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने लिया 4.9345934500, मैंने ये हटाया तो रिमूव्ड पार्ट क्या है, फिर से 500 है, 550 500, और पीछे का पार्ट क्या है 4, इवन है, इवन है तो नो चेंज, तो 4.934 ही आंसर रहेगा। तो अगर यही हमारे पास ऑड होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल बताइए 2.4935, और मुझे 5 हटाना है, पीछे वाला पार्ट क्या है 2.4933 क्या है ऑड, इंक्रीज बाई 1, तो 2.494 ये हमारा आंसर होता है। पकड़ना है। अब और एक सवाल ले लीजिए, जैसे मान लो यही सवाल मैं थोड़ा मजे के लिए आपको सिखा रहा हूँ, 2.4950 ये होता है 50, पीछे वाला फिर से गया ऑड, इसमें एक बढ़ा देंगे, 2.49 में एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 2.50। मजा आया? अरे आया कि नहीं आया मुझे? तो दिस इज हाउ वी डू द राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ सर ने सिखा दिया, बहुत छोटी सी मैथ्स की स्किल होती है, कुछ बच्चे सीख के आते हैं 10th 9th से, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि रिमूव राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो उससे पहले आपने मैं क्या सिखाया, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सिखाया, और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर सिखाया, अब राउंड ऑफ सिखाया। अब एप्लीकेशन करेंगे, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फिजिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, केमिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे राउंड ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे सवाल आपको देता हूँ, जैसे मान लो एक डिजिट हटानी है, या मान लो राउंडिंग ऑफ टिल डेसिमल प्लेसेस, तो टिल डेसिमल प्लेसेस मतलब मुझे डेसिमल के बाद एक प्लेस रखना है, तो इसका मतलब मुझे 2 3 हटाना है, 2 प्लेस रखनी है मतलब मुझे 2 हटाना है, 2 रखना है मतलब मुझे 6 हटाना है, 1 रखना है मतलब मुझे 5 1 हटाना है, 1 रखना है मतलब मुझे 5 6 हटाना है। ऐसे में लिख दे रहा हूँ मुझे कितना हटाना है, रिमूव्ड पार्ट 2 डिजिट रखनी है मतलब मुझे ये हटाना है, 2 डिजिट रखनी है इसका मतलब मुझे सब हटाना है, 1 डिजिट रखना है मतलब मुझे ये सब हटाना है, 2 डिजिट रखनी है इसका मतलब मुझे ये सब हटाना है। आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और ये 2 डिजिट रखनी है मतलब मुझे ये हटाना है, तो 2 डिजिट रखनी है इसका मतलब मुझे ये सब हटाना है। चलिए सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं।
23 कंपेयर करेंगे किससे, 50 से, छोटा है तो आंसर क्या आएगा 3.4। 72 बड़ा है, इंक्रीज बाई 1, 3.47। 6 बड़ा है तो इंक्रीज बाई 1, तो आंसर क्या जाएगा 4.00। सर कैसे, अरे नालायक, इसमें एक बढ़ाएंगे ना, 3.99 में एक ऐड करेंगे, 9 में 9 1 10, फिर 9 1 10 और 3 1 4। 51 बड़ा है तो इंक्रीज बाई 1, छोटा है तो डिक्रीज बाई, सॉरी छोटा है तो सेम। अच्छा यहाँ बताओ, बड़ा है तो कितना जाएगा 410, जो रिमेनिंग पार्ट है कितना 4, उसको कर देंगे 5। फिर से बड़ा है तो 420 पॉइंट, ये बड़ा नंबर है तो 4 की जगह कितना आ जाएगा 5। फिर से ये क्या है गाइस, ये नंबर सेम 550 500, जब ये हटाते हैं तो पीछे वाला पार्ट देखते हैं, इवन है ना, इवन है तो कोई चीज नहीं करेंगे, 420.2 ही रहेगा। फिर से बेटा पीछे वाला क्या है, इवन नंबर है, 50 हटा रहे हैं तो सेम ही रहेगा। फिर से क्या है बेटा 520 बड़ा नंबर है तो एक बढ़ा देंगे, 0.04 की जगह 0.5 आ जाएगा। 500 और पीछे वाला पार्ट ऑड है, ऑड है ना तो एक बढ़ा देंगे 0.08। फिर से देखो 501 बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर है तो एक बढ़ा ही देते हैं पीछे वाले, 450.776 नहीं, 501 हटाया है ना, 7 की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर 5200 अगर बड़ा नंबर हटा रहे हैं तो 08 की जगह 09 आ जाएगा, 450.09। 500 हटा रहे हैं, पीछे वाला नंबर इवन है ना, 8 इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा। सीख चुके हैं ना आप। फिर 5000 पीछे वाला ऑड है तो एक को बढ़ा देंगे, तो एक बढ़ाएंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, तो 23.10 जाए। आराम से प्रैक्टिस करिए, सीखिए तो आपको राउंडिंग ऑफ करना भी आ गया। चलिए अब सर इसका रोल कहाँ है कैलकुलेशन में, सिग्निफिकेंट फिगर आपने क्यों सिखाया हमें, सिर्फ काउंटिंग के लिए नहीं, राउंडिंग ऑफ क्यों सिखाया, सिर्फ ऐसे जानने के लिए नहीं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, सर कहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक कैलकुलेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक रूल होता है, वो रूल ये होता है कि आप ऐड सब्ट्रैक्ट तो ऐसे ही करोगे जैसे बचपन से किया है, वो तो नॉर्मल वे ऑफ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर का रूल अप्लाई करेंगे, राउंडिंग ऑफ का रूल अप्लाई करेंगे, तो जो आंसर होना चाहिए, आंसर में आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट्स होने चाहिए वो क्वेश्चन में किसके पास मिनिमम है उसके बराबर होना चाहिए। सर कहना क्या चाहते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे इसके पास आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, इसके पास 1 डिजिट, इसके पास 3 डिजिट, इसके पास 2 डिजिट, इसके पास 2 डिजिट, तो सबसे मिनिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल क्या है 1, तो आंसर में भी 1 ही होना चाहिए। सर 1 नहीं आया, 2 3 आ गए तो राउंड ऑफ करके उसको हटा दें। चलिए तो अगर हम इसको नॉर्मली ऐड करेंगे तो 1.2 1.3 कितना हो जाएगा 2.5 और ये 0.9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3.4 3.75 में से 3.05 हटाएंगे तो कितना आएगा 0.7, 3 डिजिट है तो ऐसा आंसर आएगा। जब करेंगे ना एक्चुअल, जब करेंगे तो ये आंसर आएगा, एक्चुअल सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन सर क्या ये आंसर करेक्ट है, तो एज पर सिग्निफिकेंट फिगर ये इनकरेक्ट है। तो क्या इनकरेक्ट है, हाँ क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ रहे हैं, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है, लेकिन हमारे पास कितना होना चाहिए आफ्टर डेसिमल 1 ही डिजिट होना चाहिए। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस वुड बी आवर करेक्ट। कितना फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, कुछ चीजें हैं जिनको हमें साइंटिफिक तरीके से ही सीखना होता है। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल मान लो मैंने लिया 4.923, तो इसमें मैंने ऐड किया 1.21, इसमें हमने एडिशन की है, जरा कर लो एडिशन। तो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आप एडिशन क्या करोगे, यहाँ 0 मान लोगे तो 3 का 3 2 1 3 9 2 11, अरे ये सुनो, और 4 1 5, आप कहोगे आंसर ये, तो ये आंसर आपका इनकरेक्ट माना जाएगा एज पर सिग्निफिकेंट फिगर। सर इनकरेक्ट क्यों होंगे, सर हमने तो ऐड किया था जैसे बचपन से करते आए थे वैसे ऐड किया, मैंने गलत क्यों हो गया, क्योंकि आफ्टर डेसिमल क्वेश्चन में यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है, तो हमारे आंसर में मिनिमम 1 के बराबर होना चाहिए, तो आंसर में भी 2 ही होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए, तो मुझे किसको हटाना पड़ेगा, मुझे इन भाई साहब को हटाना पड़ेगा।
इन भाई साहब को हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे हटता है? राउंड ऑफ से। कैसे हटेगा? राउंड ऑफ से। अब आप लकी हो, क्यों? क्योंकि जब आप राउंड ऑफ करेंगे, आपको राउंड ऑफ तो आता है, राउंड ऑफ करना आता है, तो राउंड ऑफ में 3 हटा रहे हैं, तो 3 5 से छोटा है, तो देयर इज नो चेंज इन द रिमेनिंग पार्ट। तो आंसर वुड बी 5.13। ये आपका करेक्ट आंसर है एज पर द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मीनिंग समझ में आया? सिग्निफिकेंट फिगर का रूल कहाँ आ जाता है कि अगर आपसे बोला जाए कि एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर का रूल एडिशन या सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या होगा, तो आप आंसर वैसे ही निकालेंगे जैसे आप बचपन से निकालते हैं, और लास्ट में ये चेक करेंगे कि आफ्टर डेसिमल डिजिट क्वेश्चन में मिनिमम 1 के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे। चलिए और कुछ सवाल लेते हैं। जैसे ये देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे इनको। इनको अगर आप नॉर्मल मेथड से ऐड करेंगे, नॉर्मल मेथड से अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा जरा बताइए। इसको आप ही थोड़ा आप 0 0 बढ़ा लेंगे, इसको और 0 बढ़ा लेंगे, तो जरा बताइए कितना आंसर आएगा। आपका आंसर आएगा, चलो जल्दी जल्दी ऐड करो, 500 और 400 ऐड करो, 500 और 400 935 7.935। ठीक है, ऐड करने पर अपना ये आएगा जैसे हमने बचपन से ऐड करते हैं। बट क्या ये आंसर सही है? नहीं, सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर 3 डेसिमल डिजिट, 2 डेसिमल डिजिट, 1 डेसिमल डिजिट, तो सबसे मिनिमम 1, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सर कितना पार्ट राउंड ऑफ करना पड़ेगा ताकि डेसिमल के बाद 1 ही बचे? तो इसमें आपको यहाँ पर 35 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 35 को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर बचेगा 7.9, क्योंकि रिमूव पार्ट इज लेस देन 50। सर इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना सवाल में आंसर आएगा? 7.147। लेकिन सर जी ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो यहाँ पे किसको हटाना पड़ेगा? 7 को। 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 7.15, क्योंकि रिमूव्ड पार्ट इज मोर देन 5। सर इसको बताइए कैसे करें? इसको इसमें अगर हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे गाइस? ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 41.921। अब एक बताओ सर, आफ्टर डेसिमल डिजिट ही नहीं है तो सब हटा दो। सर ये तो 500 से बड़ा है, तो रिमेनिंग पार्ट इंक्रीजेस बाई 1, तो रिमेनिंग पार्ट इंक्रीजेस, मतलब आंसर हो गया 42। मजा आया? हाँ सर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल समझ लीजिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल मिनिमम 1 के बराबर होने चाहिए डिजिट्स, ये था रूल। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में क्या है कि आंसर जो आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर करने होते हैं। किससे? क्वेश्चन में किसके पास मिनिमम? इस क्वेश्चन में मेरे पास है 20 इंटू 0.30, तो 20 में एक सिग्निफिकेंट फिगर, 0.30 में 2 है, तो जो आंसर में कितना आना चाहिए? एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ, तो द रिजल्ट विल हैव सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द नंबर हैविंग लेस सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे ही बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सर 2। इसमें कितना है? 1। तो इसका जो आंसर आएगा, पहले से ही पता है कि आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए या फिर एक सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर इज एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, ये तो पहले से पता चल गया। अब सर इसका हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा कितना? वो तो बचपन की जैसे ही करेंगे, तो आंसर आएगा 0.46। हो अब 0.46 में से 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, तो क्या करूं कि सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाए? सर ये 0 तो वैसे ही काउंट नहीं होता। अगर मैं 6 को हटा पाऊं, 6 को अगर मैंने राउंड ऑफ कर दिया, क्या कर दिया? राउंड ऑफ मतलब हटा दिया, राउंड ऑफ मतलब हटा दिया, हटा कर दिया, तो 6 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.5। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। ये अपना हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पहले से ही पता था आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं देखूं यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 1 है, तो आंसर में भी कितना होना चाहिए? 1। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.92। अब
सॉरी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा राउंड ऑफ करके सेम रूल से। तो 2 हटाएंगे तो आंसर क्या बचेगा 0.9। अब इसमें क्या आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ये करेक्ट आंसर। ऐसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2, तो आंसर में कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होना चाहिए, आंसर में 2 ही होने चाहिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो सबसे कम कितने हैं 2 ही है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.89। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें ये हटाना पड़ेगा 9 को, तभी तो 2 नंबर बचेंगे ना, तो आंसर हो जाएगा 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो बड़ा नंबर है, तो पीछे वाला आंसर हो जाएगा 2.9, ये करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है, आई होप सीख पा रहे हैं। इसमें डिवाइड मारेंगे, तो डिवाइड में क्या है बेटा, 6.3 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 और 3, 2.1 में 2 और 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी कितना होना चाहिए 2। जब ध्यान से देखिए, अगर हम बचपन के जैसे डिवाइड मारते हैं तो आंसर हो जाता है 3। गलत हो गया था, कैसे सर, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में 2 आना चाहिए, आंसर में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, आ रहा है एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर पता बढ़ाते कैसे हैं, ऐसे बढ़ाएंगे, जब इंक्रीज करना है, आपकी बार राउंड ऑफ से कम नहीं चलेगा, तो दिमाग लगाओ। सर हम जीरो तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं सर कैसे कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर भी बढ़ जाए और मैथमेटिकल मीनिंग भी चेंज ना हो। तो सर ऐसे लिख दूं मैं चालाकी से, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए तो आंसर भी वही रहा। मजा आया, तो दिस इज हाउ वी। और कुछ सवाल हैं जो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, इनको आप होमवर्क में ट्राई करिए और आंसर लाइए।